माँ रेनी एक अफ्रीकन अमेरिकन ब्लूज सिंगर थे। उन्हें मदर ऑफ द ब्लूज माना जाता है। माँ रेनी एक रियल पर्सन है, पर स्टोरी की बहुत सारी घटनाएं फिक्शनल है। वियोला डेविस माँ रेनी का किरदार निभा रही है। ब्लैक बॉटम 1920 की एक पॉपुलर अमेरिकन डांस है जो डेट्रॉयट मिशिगन के ब्लैक नेबरहुड इलाके से जुड़ी हुई है। जाति धर्म के मुद्दे पर आधारित है ये फिल्म। अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट अनुसार ये फिल्म 2020 की 10 बेहतरीन फिल्मों में से एक है। इस फिल्म की कहानी कुछ इस तरह है। 1927 में माँ रेनी वाइट प्रोड्यूसर मिल स्टैडिवेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है। शिकागो की पैरामाउंट स्टूडियो में रिकॉर्डिंग सेशन के दौरान हुई घटनाएं यहाँ दिखाई गई है। जब माँ रेनी स्टूडियो में 1 घंटा लेट पहुंची, लैवी ग्रीन अपना ओरिजिनल कंपोजिशन स्टैडिवेंट को दिखाता है, इस उम्मीद में कि माँ रेनी से कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर उसकी अपनी रिकॉर्ड डील बने। पर उसकी कोशिश नाकामयाब रही। माँ रेनी को जब पता चली तो वो लैवी को रिकॉर्डिंग के पश्चात बैंड से निकाल देती है, क्योंकि माँ रेनी को मानना था लैवी फ्यूचर में खतरनाक साबित हो सकता है। माँ रेनी अपने भतीजे सिल्वेस्टर, जो कि हकलाता है, उसको इंट्रोड्यूस करवाने पर जोर देती है। हकलाने की वजह से माँ रेनी ब्लैक बॉटम म्यूजिक एल्बम के लिए कई सारे टेक्स लेनी पड़ी। इक्विपमेंट फेलियर की वजह से रिकॉर्डिंग के दौरान रुकावट भी आई। सभी लैवी को ही ब्लेम कर रहे थे, क्योंकि उसकी ध्यान माँ रेनी के गर्लफ्रेंड पर टिकी हुई थी। उनकी बातचीत दर्दनाक रेसिज्म की किस्से की तरह मोड़ लेती है। लैवी को मानना था गॉड भी रेसिस्ट है, वो ब्लैक लोगों की तरफ देखते भी नहीं है। रिकॉर्डिंग के दौरान एक और चीज़ देखी गई है। माँ रेनी को रिकॉर्डिंग से पहले कोका कोला पीने की आदत है, पर वहाँ कोका कोला नहीं रखी गई थी। तो माँ रेनी भी इसके कारण रेसिज्म बताती है और रिकॉर्डिंग रुकवा देती है। दुख था कि उनकी वाइट बॉस उनकी परवाह नहीं करते। उन्हें पता था कि लोग उनके गाना पसंद करते हैं, इसलिए टाइम टू टाइम माँ रेनी मैनेजर अरविंद, प्रोड्यूसर मिल स्टैडिवेंट से झगड़ पड़ती है, तो कभी अपर हैंड लेती है। जबरदस्ती सिल्वेस्टर को पेमेंट दिलवाने के सीन से हमें यह पता चलता है कि अपने इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करके अपने से जुड़े सारे लोगों को ख्याल रखती थी। उन्हें पता था कि ब्लैक लोगों को हमेशा डिप्राइव किया जाता है। अपने बातें मनवाने के लिए प्रोड्यूसर से ब्लैकमेल भी करती है। डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रैक्ट में साइन न करने की धमकी देती है, फिर बाद में मान भी जाती है। वो भले ही कठोर दिखती हो, पर अंदर से उदार थी। उधर लैवी को मानना था उसकी कंपोजिशन ब्लैक सिंगर पर सूट नहीं करेगी, इसलिए फायर्ड होने के बाद लैवी स्टैडिवेंट से उसकी कंपोजिशन खरीदने के लिए इंसिस्ट करता है। रिजेक्शन पर लैवी मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। दूसरे बैंड मेंबर टॉलेडो को स्टैब कर देता है। वजह टॉलेडो ने उसकी शूज़ को गलती से टच किया था। उसके अंदर की गुस्सा ऐसे ही बाहर आई। अंत में हम देखते हैं कि स्टैडिवेंट सारे गोरो लोगों के बैंड के साथ लैवी की सॉन्ग को रिकॉर्डिंग कर रहा है। हिस्ट्री में देखी जाती है कि वाइट लोगों की खातिर ब्लैक लोगों की टैलेंट मिसयूज किया गया है। डायरेक्टर यही दर्शाने की कोशिश की है। यह फिल्म एक ट्रू स्टोरी पर आधारित कोर्टरूम ड्रामा है। यूएस एंड वियतनाम के युद्ध में हुई जान माल के नुकसान पर यह फिल्म रोशनी डालती है। कुछ स्टूडेंट्स एंड हिपीज 35th डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में वियतनाम वॉर का विरोध करने की तैयारी करते हैं, जो कि अगस्त 1968 में शिकागो में हो रही थी। वो थे एबी हॉफमैन, जेरी रूबिन, टॉम हेडन, रेनी डेविड्स, डेविड लेलिंजर, ली विनर, जॉन फ्रांस एंड बॉबी सिल। इन लोगों की प्लान थी कि हजारों कैमरे के सामने अपने व्यूज़ लोगों को बताना।
मानवता के लिए किए गए यह शांतिपूर्ण विरोध दंगे में कैसे बदल जाती है, यह आपको यहाँ देखने को मिलेगी। सभी को गिरफ्तार किया गया, उन पर दंगा भड़काने की साजिश करने का आरोप लगाया गया। तब शुरू होती है 151 डेज की लंबी ट्रायल। यह इतिहास के सबसे कुख्यात ट्रायल है। ट्रायल ऑफ शिकागो 7 के दौरान कई अनफेयर घटनाएं कोर्ट रूम में देखते हैं। जब बॉबी सील के वकील बीमारी के कारण कोर्ट में उपस्थित नहीं हो पाए, तब बॉबी अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की मांग करता है, पर जज ने उसे दूसरे कमरे में ले जाने के निर्देश देता है। वहाँ उसे पीटा गया, जंजीर से बांध दिया गया। ऊपर से जज ने बॉबी के मामले को मिसट्रायल करार देता है, जबकि बॉबी प्रोटेस्ट के दौरान नहीं था, शायद इस वजह से कि वो ब्लैक था। जज ने कई मामलों में डिफेंडेंट्स और उनके वकीलों पर अदालत की अवमानना का आरोप लगाते हैं, क्योंकि जज ने इन लोगों को मुजरिम बनाने की पहले से ही मन बना चुके थे। और तो और डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन के दौरान राष्ट्रपति जॉनसन के तहत अमेरिका के अटॉर्नी जनरल को कोर्ट में गवाही देने से रोक दिया जाता है, क्योंकि जज के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर बहुत थी। एक और सीन में हम देखते हैं कि कोर्ट में डिफेंडेंट्स को फंसाने वाला टेप प्रेजेंट किया जाता है। हेडन को क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए तैयार किया जाता है। टेप में दिखाया गया कि दंगे की रात डेविस पुलिस अधिकारियों को रोकने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने जब डेविस के सिर पर चोट पहुंचाई तो गुस्से में हेडन ने कहा, इफ ब्लड इज गोइंग टू फ्लो देन लेट इट फ्लो ऑल ओवर द सिटी। यदि रक्त बहने वाला है तो इसे पूरे शहर में बहने दे। कोर्ट ने इसी बात का गलत मतलब निकाला। डिफेंडेंट्स के वकील जताने की कोशिश की किसी भी प्रतिवादी ने दंगा नहीं भड़काया, पर सफल नहीं हुए। पूरी ट्रायल के दौरान एबी हॉफमैन खुले तौर पर अदालत का विरोध करता है, सरकार को तिरस्कार भी करता है। मुकदमे के अंत में जज के इंस्ट्रक्शंस एंड ऑब्जेक्शन के बावजूद हेडन ने ट्रायल शुरू होने के बाद से अंत तक यानी 151 डेज में वियतनाम युद्ध में मारे गए 4070 सैनिकों का नाम लिया। उनमें से बहुत सारे 18 और 19 वर्षीय सैनिक थे। अदालत में बहुत लोग श्रद्धांजलि देने खड़े हो जाते हैं, सपोर्ट करते हुए तालियां दे रहे थे। उनकी स्लोगन द होल वर्ल्ड इज़ वॉचिंग पूरा हुआ। वो अपना मैसेज सरकार और दुनिया को बता पाते हैं। हालांकि उनमें से 5 जन को दंगा भड़काने के इरादे से राज्य की सीमा पार करने का दोषी ठहराया गया। $5,000 का जुर्माना लगाया गया। 5 साल की जेल की सज़ा सुनाई। सिर्फ 2 जन को, जॉन एंड विनर को पूरी तरह से बरी कर दिया गया था। अगर आप लोगों को मेरी यह मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें। सब्सक्राइब करने के वक्त बेल आइकन दबाना मत भूलें। मेरी यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।